जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम 2025 का अभी होने वाला है। और ये अभी 12 अक्टूबर को इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ था। उसी की क्लास की सीक्वेंस वाइज सीरीज हमारी ये शुरू हो जाएगी। हम इस कॉन्टेस्ट में यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर हैं लास्ट में, यानी कि पेपर 5 और पेपर 6, उसके बारे में रेगुलर क्लास में डिस्कशन करेंगे और उसकी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिलती जाएंगी। उसी कॉन्टेस्ट में हमारी ये पहली क्लास है उसी कड़ी की, जो कि नंबर 1 पे हम कोशिश यही करेंगे कि फर्स्ट हम स्टार्ट करें यहाँ से, यानी कि पेपर 5 से। हम चाह रहे थे कि पेपर 5 डिस्कशन करना, बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने यही हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर पेपर 6 करिए, क्योंकि पेपर 5 से हम पहले से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं और अवेयर भी हैं। क्योंकि वो प्री में जैसे हिस्ट्री वगैरह के जो क्वेश्चंस, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पेपर 5 में, उसको हम बहुत हद तक पढ़ चुके होते हैं प्री के एग्ज़ाम में। बट ये पेपर 6 जो है ये ज़्यादा टफ है। तो टफनेस को देखते हुए, यानी ज़्यादा ये कठिन है, जटिल है, इस वजह से हमने सोचा कि पेपर 6 जो है यूपी पीसीएस मेंस का 2025 का जो एग्ज़ाम अभी होगा, उसी के लिए उसी कड़ी में हम ये रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सुझाव हो आप लोग हमको रेगुलर देते रहें। उसी हिसाब से हम अपनी क्लासेस को भी मॉडिफाई करते रहें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ यूपी। देखिए, हाँ, हम अप्रोच के बारे में बात कर लें। हम जो ये क्लासेस करेंगे, यानी कि यूपी पीसीएस में से पेपर 5 या पेपर 6 का जो डिस्कशन होगा, उसमें हमारा 2 अप्रोच अप्लाई होगा। एक तो जो बेसिक टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनका हम बेसिक, यानी कि जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी डायमेंशन से, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, यानी जिसे हम कहते हैं कि पीवाईक्यू। किसके लिए पीवाईक्यू? मेंस वाला पीवाईक्यू। ये मेंस का पीवाईक्यू हमारे पास यूपी पीसीएस में, ये सिलेबस होगा हमारा। जो सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं यूपी में, यूपी का जो ये नया सिलेबस है ये 2018 से स्टार्ट हुआ था। 2018 से स्टार्ट हुआ था नया सिलेबस, जिसमें एक ऑप्शन दिए गए थे और 4 जीएस के पेपर होते थे। हर जीएस के पेपर में लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का पूछा जाता था 2018 से। ये प्रक्रिया कब तक चली है? 2024 तक चली है। 2024 में ऑप्शनल का जो पेपर है उसको हटा करके यूपी स्पेशल का अलग से पेपर डाला गया। किसका पेपर डाला गया? यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल, ये यूपी स्पेशल का पेपर जो 2 डाला गया 2024 के मेन से डाला गया है, जिसमें 5वें नंबर का जीएस का पेपर और 6ठे नंबर का पेपर है। तो हमारे पास क्वेश्चन का जो सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोर्स, वो 2018 से अवेलेबल है। क्योंकि हर पेपर में, जैसे हिस्ट्री है यूपी का, तो फर्स्ट पेपर जो होता था पहले 18 से लेकर के 23 तक रेगुलर हर पेपर में यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो 18 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, यूपी की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। 24 में तो 2 पेपर अलग से जोड़ ही दिया गया, लेकिन उससे पहले 18 से लेकर के 23 तक रेगुलर हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक होते थे। जैसे यूपी का टूरिज्म हो गया, यूपी की क्लाइमेटिक कंडीशन, यूपी के सॉइल हो गए, यूपी के जो रिवर्स हैं, यूपी के का जो है फिजिकल डिवीजन है, फिजिकल फीचर हो गया, यूपी में मिनरल्स हो गए, यूपी की इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई,
तो ये यूपी से रिलेटेड जो भी है, यूपी की जो भी लॉ ऑर्डर से रिलेटेड है, यूपी में डिफेंस है, यूपी में इंटरनल सिक्योरिटी, तो यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो 2018 से रेगुलर पूछे जा रहे हैं। हर पेपर के एंड में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 तक। 2024 में जब नया सिलेबस फिर से आया तो 24 में इन्होंने क्या किया कि 5वें नंबर का 6ठे नंबर का 2 पेपर अलग से जीएस में जोड़ दिया गया जो खाली यूपी से ही रिलेटेड है। तो हम 18 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस में हैं उनको इन्हीं टॉपिक्स के साथ अटैच करके डिस्कस करेंगे। एक बार और रिपीट कर दूं इस पॉइंट को, 2018 से लेकर के यानी जो ये नया सिलेबस है यहां से लेकर के 2024 तक यानी जिसमें कि यूपी स्पेशल 2 पेपर जोड़ा गया तब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के हैं यूपी से रिलेटेड उनको हम इन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स के साथ अरेंज करके डिस्कस करेंगे। डिस्कस का मतलब कि एक फ्रेम बता करके बता देंगे कि इसमें क्या क्या वर्ड पड़ेगा, क्या क्या कंटेंट पड़ेगा, फैक्ट्स क्या क्या डाला जाएगा। और अगर इन मैटर्स को आप नोट्स के फॉर्म में अपनी कॉपी पे लिख लें, उसको 2 बार हार्डली रिवाइज कर लें, फिर मेंस में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स उठ जाएंगे। और अगर एक बार ट्राई करके आप लोग देखिए इसको। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करते हैं यूपी की। हमारा ये जो आज का डिस्कशन होगा वो यूपी का जो है जीएस का पेपर जो 6 है उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन होंगे। देखिए यूपी की जो हमारी जीएस है जो 6 है पेपर है यूपी स्पेशल पेपर, उसका जो पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है यूपी की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हम पहले बात कर लेते हैं यूपी की इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो पहले डिस्कशन होगा आज फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का है वो यूपी से रिलेटेड ही है और यूपी की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी ऑफ यूपी हम इसमें थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है आज हमें। हाँ देखिए यूपी की इकोनॉमी हम हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मॉड्यूल, तो यूपी की इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारा जो है फर्स्ट मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल फर्स्ट मैं लिख देता हूं, मॉड्यूल फर्स्ट। यूपी की इकोनॉमी के बारे में बात करें कि यूपी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ये बाइलिंगुअल लेक्चर होंगे सारे के सारे। तो देखिए यूपी is one of the most important state of India. First of all, we have to know about the population of UP. पहले हम यूपी के पॉपुलेशन के बारे में बातें कर लें। अप्रोक्सीमेटली यूपी का आज के समय का जो पॉपुलेशन है 24 करोड़ है। कितना पॉपुलेशन है यूपी का? 24 करोड़ जनसंख्या यूपी की है इस टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में इंडिया का लमसम 16.5% जो है ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी यूपी में इंडिया का 16.5% आबादी इंडिया की यूपी में रहती बसती है। इंडिया की 16.5% आबादी या 17% मान लेते हैं आबादी इंडिया की यूपी में रहती बसती है। एक तो ये चीज हो गई। यूपी में इंडिया की कितना परसेंट आबादी रहती है? 16 या 16.5% आबादी यूपी की इंडिया की यूपी में रहती है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए ये जो पॉपुलेशन होता है वो किसी भी कंट्री में 2 चीजों का सिंबल होता है। एक तो ये मार्केट, दूसरे नंबर पे ये लेबर फोर्स सप्लाई होता है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर कहीं भी बढ़ आ जाए तो उससे 2 इन्फ्लुएंस तुरंत आप ड्रॉ करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे इंडिया जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 144 करोड़, 144 करोड़। इसका मतलब इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के लिए, ग्लोबल मार्केट है, एमएनसी के लिए एक मार्केट है। ऐसे यूपी
दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे फर्स्ट नंबर में पॉपुलेशन में कोई कंट्री है तो वो इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया है, और लमसम अब इंडोनेशिया को वैसे यूपी पीछे छोड़ चुका, लेकिन पुराने डेटा पे चलते हैं, उसके बाद यूपी है। तो यूपी फोर्थ या फिफ्थ नंबर की अगर कंट्री के टर्म में बात करते तो दुनिया का चौथे या पांचवें नंबर पे ही होता। इसका मतलब यूपी बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है दुनिया का। दूसरे नंबर पे यूपी एक लेबर फोर्स सप्लाई भी है। ये पॉपुलेशन से ये इंडिकेशन होता है कि ये बहुत बड़ा एक तरह से लेबर फोर्स सप्लाई भी होगा यूपी। तो इसका यहां पे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि 56% ऑफ इट्स पॉपुलेशन कम अंडर वर्क फोर्स। 56% ऑफ यूपीज पॉपुलेशन कम अंडर वर्क फोर्स, यानी 56% जो है यूपी की जनसंख्या वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन यूपी की कितनी परसेंट जनसंख्या है? 56% जनसंख्या यूपी की वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ये यहां से ये बात ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं यूपी के बारे में। एरिया, यूपी जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट है, ज्योग्राफिकल मतलब कि स्टेट है। तो एरिया में हम पहले जान लें, नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का चौथे नंबर का लार्जेस्ट एरिया के टर्म में यूपी है। इसका मतलब कि 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर, इतने ज्योग्राफिकल एरिया पे यूपी फैला हुआ है। कितने पे? 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे यूपी का एक्सपेंशन है, यूपी फैला हुआ है। इंडिया का अगर हम देखते हैं 7.33% जो है एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कम अंडर यूपी। हाउ मच एरिया कम अंडर यूपी? 7.33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कम अंडर यूपी। इसका मतलब बहुत ह्यूज एरिया पे ये फैला हुआ है, बहुत ह्यूज और जन पॉपुलेशन यूपी में रस्ती बस्ती है इंडिया की। नेक्स्ट पॉइंट, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे यूपी की। तो हमारा ये 6 पेपर का जो मतलब कि फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट मॉड्यूल है, उसकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को लाइक करें। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक ये थर्ड नंबर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट, जीएसडीपी। एक्चुअली ये गलत लिख गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएसडीपी होता है। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं यूपी को, तो यूपी की जो है 2024-25 पहले लिख लेते हैं, 24-25, 2025-26। देखिए, जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, यूपी जो है 2024-25 में करंट प्राइसेस पे यूपी का जीएसडीपी कितना था? अप्रोक्सीमेटली 27.51 लाख करोड़, 27.51 लाख करोड़ यूपी का जीएसडीपी था 2024-25 में। वही 25-26 में, यानी 25-26 में एक्सपेक्टेड है, यानी अनुमान है कि इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
30.8 लाख करोड़, यहां हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड है ये 30.8 लाख करोड़। लाख करोड़ का मतलब ट्रिलियन होता है। तो यूपी का जो जीडीपी है, या यूपी का जो है स्टेट जीडीपी, ऐसा भी कह सकते हैं। यूपी का जीडीपी, यूपी का स्टेट जीडीपी, या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या जीएसडीपी यूपी का, वो कितना है? 27 लाख करोड़ था 2024-25 में। किस पे? करंट प्राइसेस पे। वही वैल्यू इस एक्सपेक्टेड है, इस बार के बजट में ये बात बोली गई है कि 2025-26 में ये 30 लाख करोड़ हो जाएगा लमसम। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ रेट। देखिए ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 12% जो है ग्रोथ रेट होने के चांसेस हैं ओवर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर 2024-25। देखिए इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 12% जीएसडीपी एट द करंट प्राइसेस ओवर द लास्ट ईयर, यानी 2024-25। 2024-25 के आधार पे इस साल, जो साल चल रहा है, इस साल जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे उम्मीद है कि ग्रो कर जाए 12%। अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी अगर हम देखते हैं, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2023-24 का हमें वैल्यू डाटा मिला खाली 7. The GSDP growth rate at the constant prices is recorded 7.5% in 2023-24. GSDP of UP is recorded 7.5% in 2023 and 24 at the constant prices. Constant prices पे यूपी का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट वाला ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे 2023-24 में 7.5% ग्रो हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला एक पॉइंट है जीएसडीपी या ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल growth rate, compound annual growth rate was recorded कितना? 10.31% between 2019, 2020 and 2023-24। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आधार पे अगर जीएसडीपी को देखते हैं तो 19 से लेकर के 24 के बीच में, यानी पिछले 5 सालों में यूपी का जो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनुअल ग्रोथ रेट के आधार पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं तो 10% था। ये पॉइंट वाली वैल्यू को मत याद करिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलिए, 7.5 बोलिए, इसको लमसम 27 लाख बोलिए करोड़, ये 30 लाख करोड़ बोलिए, याद हो जाएगा। पॉइंट वाले वैल्यू कभी मत याद करिए, बस ऐसे एक सिंबल के तौर पे राइटिंग में आप लोग लिख देंगे या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरह से लिखेंगे। कभी भी पॉइंट वैल्यू को नहीं याद किया जाता, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये इतना जो है क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीएसडीपी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये 3 हो गया, आपका 4th नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा। देखिए 4th नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि इंडिया की जो है लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी है यूपी। तो यूपी क्या है इंडिया की? 4th नंबर पे लिखते हैं, यूपी जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ इंडिया। यूपी इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो यूपी इज द 3rd लार्जेस्ट state in term of economy, in term of GSDP of India. UP is the 3rd largest economic state of India. It shares in all India GDP approximately 8%. पूरे भारत की जीडीपी में या ग्रोथ में
यूपी की अकेले की भागीदारी 8% है। यहां पे लिख सकते हैं आई कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 8%. यूपी शेयर्ड 8% GSDP in all over India's GDP. So UP's contribution in the GDP of India is approximately 8%. भारत की जीडीपी में यूपी की भागीदारी 8% है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास एक वैल्यू है पर कैपिटा इनकम का, वो भी हम जान लेते हैं। पर कैपिटा इनकम जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 2023-24 की है, 23-24 की है। और उसके अलावा जो है एक वैल्यू अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो इस साल बढ़ने की उम्मीद है 25-26 में 1,27,000 हो जाने की चांसेस। हमने न्यूज़ में पढ़ा था कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में। और ये वैल्यू जो बजट वगैरह या कहीं गवर्नमेंट साधन से मैंने कलेक्ट किया तो 1,07,468 1,07,468 ये 2023-24 की पर कैपिटा इनकम इन टर्म ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस वाज रिकॉर्डेड इन 2023 फॉर यूपी के लिए पर कैपिटा इनकम जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस के आधार पे 2023-24 में 1,07,468 रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा जो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है। ये यूपी से रिलेटेड जो है इकोनॉमिक है। पहले नंबर पे हमने ये सोचा कि आपको इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं यूपी की उसको आप जान लें। इन डेटा इन फैक्ट्स के आधार पे आपको मेंस में बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, तो वो ये इनपुट वहां पे आपको डालना होगा। इसी इनपुट को बना करके आपको वहां डालना होगा। इसलिए स्टार्ट जो हमने किया तो सोचा कि कुछ ऐसे बेसिक जितने भी डाटाज हैं, फैक्ट्स हैं, वो कलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये हेक्टिक और टफ लग सकता है। देखिए अगला हमारा क्या है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है एट करंट प्राइसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ मतलब कि अलग अलग सेक्टर, किस सेक्टर का कितना जीएसडीपी में, यूपी में किस सेक्टर का जीएसडीपी में कितनी भागीदारी है, हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो है 5वें नंबर का पॉइंट जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए 5th नंबर का जो हमारा पॉइंट्स होगा, 5th नंबर का सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस। पहले नंबर पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर का यूपी की जीएसडीपी में या स्टेट की जीडीपी में कितना भागीदारी है, 27%। कितना है, 27%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूपी की जीडीपी में कितनी भागीदारी है, 27%। ये भी 27% है। मैन्युफैक्चरिंग का यूपी की जीडीपी में, स्टेट की जीडीपी में कितनी भागीदारी है, 27% है। सर्विसेज का 46% है। ये वैल्यू 2023-24 की है, 23-24, क्योंकि इस साल के बजट में यही वैल्यू हमको मिल पाई। ठीक है, मतलब जो अभी बजट चल रहा है यानी 25-26 का। तो एग्रीकल्चर में यूपी का जो है जीडीपी में, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो ये इनपुट बना के वहां डाल देंगे। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, तो ये इनपुट बना करके आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगला पॉइंट क्या है,
कि आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट यूपी यूपी शेयर ऑफ द टैक्स रिसीव्ड अमंग ऑल स्टेट इज हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई या ए रिपोर्ट पब्लिश्ड इन आरबीआई. इट शोज यूपी इज द लार्जेस्ट contributor of state contributor मतलब कि यूपी इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ द टैक्सेस across the India. So according to the report of RBI, UP is the largest contributor, largest recipients of the taxes in India. इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यूपी शेयर ऑफ टैक्स रिसीव्ड, यूपी शेयर ऑफ टैक्स रिसीव्ड among all state, इज हाईएस्ट. ये सब अलग अलग सोर्सेस से मैंने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, ये बड़ा मुश्किल है मिल पाना. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आरबीआई, यूपी शेयर्स ऑफ द टैक्स रिसीव्ड among all states of India is the highest. It reflects upward trajectory of the growth. So here you can, it reflects upward trajectory of growth. यहाँ पे बात लिख सकते हैं. आरबीआई के एक रिपोर्ट में एक ये बात पब्लिश हुई कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के सारे स्टेट्स में सबसे बड़ा जो है इसका टैक्स रिसिपिएंट है, सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन यूपी में किया गया. ये बात कहाँ पे पब्लिश हुई? आरबीआई में. इसका मतलब ये हुआ यूपी जो है ग्रोथ के मामले में बहुत ही तेजी से इसका स्टेप बढ़ रहा है और ग्रोथ बहुत ही तेजी से इसमें हो रहा है. ये बात इसमें ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है या शो करती है. नेक्स्ट देखिए, लीडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया. यूपी इज द लीडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया. तो अगला पॉइंट हमारा क्या है यूपी के बारे में? लीडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया. और ये जो है कैपिटल आउटले यूपी में इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेट 12%. यहां पे अगला पॉइंट है कैपिटल आउटले इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 12% ओवर रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2024 एंड 25. इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूपी की भागीदारी बहुत ही ज्यादा है. यूपी बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में. जैसे कि हम देखते हैं कि कैपिटल आउटले जो है इस साल के बजट में 2025-26 के बजट में कैपिटल आउटले यूपी में 12% या उससे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. किसके कंपैरिजन में? लास्ट ईयर के बजट में. लास्ट ईयर बजट जो है 2 बार शायद की रिवीजन हुआ था, रिवाइज किया गया. तो लास्ट ईयर का जो बजट है उसमें जो रिवीजन वाला बजट है, तो लास्ट ईयर के जो रिवाइज्ड बजट है उसके आधार पे इस साल के बजट में कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 12% ज्यादा किया जाएगा. यह बात बजट में मेंशन की गई है. क्यों किया जाएगा? क्योंकि यूपी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेट बारोइंग लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5%. अगला पॉइंट क्या है? स्टेट बारोइंग लिमिट अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऑफ जीएसडीपी इन 2025-26. इस बार के बजट में यह बात कही गई है कि यूपी ने अपना टारगेट किया कि जो बारोइंग है वो 3.5% ही जीडीपी का रखेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी. इन दिस बजट यूपी हैज टारगेटेड टू लिमिट इट्स बारोइंग
approximately 3.5% of the GSDP in 2025 and 26। इस साल के बजट में यूपी गवर्नमेंट ने बारोइंग की जो सीमा है यानी उधार लेना उसकी जो सीमा है 3.5% निर्धारित कर रखी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स पे कितना रुपया किस सेक्टर्स पे खर्च किया जाएगा यूपी में। तो ये यूपी के कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द यूपीज इकोनॉमी, यूपीज इकोनॉमिक फीचर्स, यूपी के इकोनॉमी के नेचर्स, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो यूपी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है या सिचुएशन क्या है यूपी की इकोनॉमी की, उससे रिलेटेड हमारी बातें चल रही हैं और ये सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक वाइज हम चाहते हैं कि इसको डिस्कस किए जाएं और ऐसे ही हमारे जो है सारे टॉपिक्स रेगुलर होते रहेंगे, जो कि आपको मेंस में कभी इनपुट खुद बनाना पड़ेगा, कभी डायरेक्टली अगर आ गया तो यूपी की पोटेंशियल्स हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यूपी की इकोनॉमिक फीचर, यूपी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यूपी का इकोनॉमिक जो है सिचुएशन क्या है, यूपी की इकोनॉमी का जो पोटेंशियल क्या है, शक्ति क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही आपको इनपुट बना के डालने हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्टर वाइज एलोकेशन इन 2025-6 बजट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेक्टर वाइज, ये हमारा 6 था, 8 नंबर शायद है, सेक्टर वाइज एलोकेशन इन 2025-26 बजट। इस साल के बजट में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 22% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, 22%, ठीक है, 22% एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रा ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर्स बजट। किस चीज का ये 22% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। बजट में मान के चलिए कि एक रिसीप्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। जो रिसीप्ट वाला कॉलम होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका रिवेन्यू रिसीप्ट, जैसे मान के चलिए ये बजट है, इस बजट में 2 चीजें होती हैं, एक रिसीप्ट होती है जो भी आपके पास आए, कलेक्शन, रिसीप्ट मतलब कलेक्शन, एक्सपेंडिचर मतलब जो आप खर्च कर देंगे, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक आपका रिवेन्यू होता है, एक आपका कैपिटल होता है। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का हो सकता है, एक रिवेन्यू हो सकता है, एक कैपिटल हो सकता है। रिवेन्यू 2 तरह के हो सकते हैं, एक आपका क्या कहते हैं कि टैक्सेस हो सकता है, एक आपका नॉन टैक्सेस हो सकता है। तो यहां सेक्टर वाइज एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें एक रिवेन्यू हो सकता है, एक कैपिटल हो सकता है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इसको 100% हम मान लेते हैं, ठीक है। ये बजट है, बजट में टोटल एक्सपेंडिचर का 22% जो है खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस पे किया हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसको हमने एक्सपेंडिचर को टोटल 100 मान लिया, उसका 22% पैसा एक्सपेंडिचर पे खर्च होगा। दूसरा है क्या, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, 13% जो है एलोकेट किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के मद के लिए इस बार के बजट में 2025-26 में कितना रुपया खर्च करने की प्रावधान रखी गई है, टोटल एक्सपेंडिचर का 13%। नेक्स्ट पॉइंट आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, एग्रीकल्चर और एलाइड के लिए इन्होंने 11% एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड। एलाइड का मतलब कि एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे फिशरीज हो गया, बी कीपिंग हो गया, आपका चिकन हो गया और डेयरी हो गया, ये सारे एलाइड कहलाते हैं। तो 11% टोटल एक्सपेंडिचर का एग्रीकल्चर पे खर्च किया जाएगा, ये बात इस साल के बजट में बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये मेडिकल पे 6% जो है एलोकेट होगा फॉर मेडिकल एंड हेल्थ। मेडिकल एंड हेल्थ के लिए 6% किया जाएगा और 4% जो आपका खर्च होगा वो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए आपका 4% खर्च होगा। तो इस साल के बजट में ये बातें रखी गई हैं कि इतना रुपया इस चीज के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट,
तो ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज जो है हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए वो हार्डली कोई क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि बाहर चला जाए हमारे उससे सिलेबस से। मेन फीचर ऑफ यूपीज इकोनॉमी, हमारा अगला जो है, हमने ये यूपी की कंडीशन के बारे में बातें कर ली। यूपी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, उसकी क्या सिचुएशन है इस टाइम, यूपी कहाँ पे स्टैंड करता है इकोनॉमी में, ये चीज़ें हमने बातें बता दी आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो है मेन फीचर ऑफ यूपीज इकोनॉमी। क्या है? मेन फीचर्स ऑफ यूपीज इकोनॉमी। यूपी की इकोनॉमी का मेन फीचर क्या है? तो एक तो सॉल्यूशन क्या है कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पहले बातें करें, उसके बाद फिर हम जो है इंडस्ट्री के बारे में बातें कर लें, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बातें कर लें, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। तो ऐसे हम सिस्टमेटिक वे में और हर एक की क्या क्या मतलब योगदान है और क्या पोटेंशियल यूपी में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में ऐसे सिक्वेंस बातें कर लें। तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने ए पॉइंट रख दिया एग्रीकल्चर। ए पॉइंट मैंने किसमें रखा? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर ठीक है। जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड है उसको हम फिर 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को हमने 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पे हमने यहां पे क्या रखा? नेचुरल फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर जो है, ये भी एक फैक्टर है, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब यूपी की क्या पोटेंशियल है, क्या कैरेक्टर्स हैं यूपी में, क्या मतलब कि ऐसी क्षमता है, कहां तक सक्सेस है यूपी की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के आधार पे हम बातें करते हैं। नेचुरल फैक्टर को देखिए, यहां पे हम देख लेते हैं नंबर 1 पे, पहले नंबर पे क्लाइमेट, दूसरे नंबर पे जो है सॉयल, तीसरे नंबर पे वाटर। कोई भी एग्रीकल्चर जो है इन्हीं तीनों चीजों पे ही आधारित होती है। एक तो क्लाइमेट, दूसरा सॉयल, तीसरे नंबर पे वाटर। ये तीनों जो है डिसिसिव फैक्टर है, यही डिटर्मिनेंट है, यही फैक्टर है किसी भी स्टेट की एग्रीकल्चर के डेवलप होने की या एग्रीकल्चर लेवल में वो स्टेट फ्लॉप हो जाए। क्लाइमेट। अब यहां से सीक्वेंस वाइज हम हर एक को डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो यूपी की जो है मेन फीचर क्या है इकोनॉमिक की, उसके बारे में अब हम रेगुलर हमारी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअल में। इससे पहले तो बस जनरल ओवरव्यू था जिसको जानना जरूरी था, और उसको मैंने अलग अलग सोर्सेज से, कुछ बजट से, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से, कुछ आरबीआई के डाटा से, कुछ इन्वेस्ट यूपी करके एक साइट हो वहां से, अलग अलग सोर्सेज से हमने ये कलेक्शन लिया था। अब क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर हम, तो यूपी की कंडीशन क्या है देखिए। यूपी इज द यूनिक स्टेट दैट passes variants of the climate from tropical to the temperate. Tropical, warm temperate, cool temperate, and different types of the climatic conditions exist at a time in UP. It is the unique features of the UP. उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे नाना प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वातावरण पाई जाती हैं। इन क्लाइमेटों में हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे ट्रॉपिकल कंडीशन वाली भी क्लाइमेटिक कंडीशन यूपी में मिलती है, टेम्परेट वाली भी मिलती है, वार्म एंड कूल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है। तो यूपी की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एक तो ये ट्रॉपिकल भी फीचर रखती है, इसके अंदर कुछ है, कुछ आपका जो है वार्म टेम्परेट टाइप फीचर्स हैं, वार्म टेम्परेट, और कुछ आपके कूल टेम्परेट। ये सारे फीचर्स यूपी में, कुछ समाना टाइप फीचर्स भी यूपी में पाई जाती हैं जगहों पे। ये सारे फीचर्स आपको यूपी में मिलती हैं। समाना ग्रासलैंड, कुछ सेमी एरिड और सेमी डिजर्ट टाइप फीचर्स भी यूपी में पाई जाती हैं। सेमी एरिड टाइप की फीचर पाई जाती हैं। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी स्टेट में हो, इसका मतलब कि उस स्टेट में बहुत सारी तरह के क्रॉप्स को उगाया जा सकता है।
इसी आधार पे यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे यूपी को क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि यूपी में बहुत सारी तरह की, मेनली 2 तरह की यूपी में जो है 3 तरह की जो है क्रॉप्स पैदा होती हैं इन क्लाइमेट के आधार पे। एक तो गर्मियों के दिनों की जो कि ट्रॉपिकल कंडीशन वाली जो होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो ठंडियों में जो क्रॉप पैदा होती है यानी जो वार्म टेम्परेट टाइप जो फीचर्स है उसको हम कहते हैं रबी की फसल। एक रेनफॉल सीजन एक अलग यूनिक है, जो रेनफॉल या मतलब कि हॉट यानी लू टाइप जब लू चलती है मई वाली, उसको हम जायद फसल कहते हैं। अप्रैल और मई में पैदा होती है। यूपी को 9 क्लाइमेटिक उसमें मतलब कि डिवाइड किया गया है और बहुत सारे इसीलिए अलग अलग इसमें क्रॉप्स पैदा होते हैं। जहाँ पे रबी की फसल उसमें गेहूं, चना और उसके अलावा जो है गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, तीसी हो गया, ठीक है। और खरीफ में देखते हैं जैसे शुगर कैन हो गया यानी गन्ना, राइस हो गया, और उसके अलावा कपास हो गया, आपका ये जो टोबैको हो गया, आलू जैसे ठंडियों में रबी में है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका सॉइल। हमने यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे सॉइल लिखा था। यूपी में बहुत तरह की सॉइल पाई जाती है। अगर हम यूपी का जैसे थोड़ा सा हल्का सा एक इमेजिनेशन का मैप अगर क्रिएट कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि जैसे ये यूपी है, मतलब की जगह कम पड़ गई थोड़ी, मान लेते हैं ये यूपी है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सैंडी सॉइल है यानी कि भाबर वाला बेल्ट है। उसी के बाद तुरंत ही पूरा का पूरा ये जो सेंट्रल यूपी है कंप्लीटली, यहाँ पे हमें एक तरह से ये इंक्लूडिंग ईस्ट यूपी तक ये पूरा बेल्ट हमारा अलूवियल सॉइल का है। किसका है? तो यहाँ पे हम देखते चलेंगे तो ये अलूवियल सॉइल ही मेनली यूपी की सॉइल है। कुछ इन एरियाज में सेमी सैंड या सैंडी टाइप भी मतलब की सॉइल पाई जाती है। कुछ एरियाज में ये जो आपका बुंदेलखंड का है, ललितपुर वगैरह, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। कुछ एरियाज में यहाँ पे रेड सॉइल है, ये लोएस्ट टाइप जो होती है। कुछ यहाँ पे जो है बैडलैंड टोपोग्राफी है, रेविन से जो आपका ये आगरा, इटावा, वहां पे रेविन्स वाली भी फीचर्स हैं। तो वेरिएंट्स ऑफ द सॉइल है, इसलिए वेरिएंट्स ऑफ द क्रॉप्स भी पैदा हो सकते हैं यूपी में। क्लाइमेटिक फीचर हो गया, सॉइल हो गया। उसके अलावा यूपी का अगला जो फीचर्स हो जाएगा तो अलूवियल हो गया। पूरा गैंजेटिक प्लेन जो है आपका अलूवियल सॉइल है, इसीलिए बहुत ही वैरायटीज ऑफ द जो है क्रॉप्स यूपी में पैदा हो सकते हैं। ये पूरा ईस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, यहां तक पूरा कंप्लीटली ये वेस्ट यूपी तक ये अलूवियल सॉइल, ये जो गैंजेटिक प्लेन है। इधर थोड़ा सा सैंडी सॉइल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है हल्का सा, कुछ एरियाज में ब्लैक सॉइल है। उसके अलावा ये पूरा जो है ये मतलब नीस्ट एंड शिस्ट टाइप है, जिसमें कि क्रिस्टल्स होते हैं और ग्रेन बड़े होते हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है सॉइल में, वाटर नीचे परकुलेट हो जाता है, इसलिए सिंचाई कितनी भी करते रह जाओ वो आसानी से क्रॉप सपोर्ट नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड वाले रीजन में ये समस्या क्रिएट होती है। ये बघेलखंड वाला जो थोड़ा सा बेल्ट है यहाँ पे नीचे से आकर के, इस वाले बेल्ट में हल्का सा रेड सॉइल भी पाया जाता है, और सॉइल वाले इसमें हम डिटेल में बातें करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? वाटर अगर हम देखते हैं तो ये जो है एक तो पूरा का पूरा ये जो है अलूवियल सॉइल है यानी सेडिमेंट्री रॉक्स है। प्लेन पूरा इंडिया का नॉर्थ प्लेन क्या सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो यहां वाटर की दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो बेल्ट है नीचे वाला पूरा, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? पेनिनसुलर रॉक है, यानी पेनिनसुलर का हिस्सा है, पेनिनसुला का, डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है, पेनिनसुला का हिस्सा है, पेनिनसुलर ऑफ इंडिया का हिस्सा है। यहां पे आपका जो है हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक की वजह से वाटर जो है या तो नीचे जाएगा ही नहीं, अगर चला जाएगा तो नीचे बहुत ज्यादा परकुलेट हो जाएगा।
तो इसलिए ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें नहीं होती है। बट फिर भी पूरे यूपी में आप देखोगे तो रेगुलर जो है पेरेनियल रिवर्स फ्लो करती रहती हैं, पेरेनियल रिवर्स, लेक्स, उसके अलावा यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स, लेक्स, ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं इरिगेशन के लिए। उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे कैनाल और अंडरग्राउंड जो है ये ट्यूबवेल वगैरह बहुत ही ज़्यादा वेल स्टैब्लिश हैं पूरे यूपी में। तो इरिगेशन की कोई भी बहुत बड़ी समस्या नहीं, यूपी इरिगेशन में सफिशिएंट है, एक्सक्लूडिंग कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्र को छोड़कर। तो वाटर जो है तीसरे नंबर का फैक्टर है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, तो ये हमने फैक्टर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जैसे कि मान के चलिए जो सीड्स होती हैं, वैरायटी ऑफ द सीड्स एंड ब्रीड्स, तो वैरायटी ऑफ सीड्स एंड ब्रीड्स ऑफ द सीड की जो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। उसके अलावा हैंड पंप, पंपी शर्ट वगैरह ये सब मतलब कि भी किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग स्कीम चलती हैं, तो ट्यूबवेल वगैरह है और पावर सप्लाई है, सब्सिडी रेट वगैरह पे है, बहुत सी सारी चीज़ें जो है। उसके अलावा मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट जो है मतलब कि एमएसपी वगैरह भी डिसाइड करती है, एमएसपी वगैरह है। तो ये सारे फैक्टर्स गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा आते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है उसमें जैसे कि बैंकिंग है, लोन है, क्रेडिट है, सीड्स वगैरह के लिए अलग से बैंक हैं, और R&D वगैरह का जो भी वर्क है, जैसे कि ये क्या कहते हैं किसान केंद्र बहुत सारे होते हैं, नेहरू के केंद्र, किसान केंद्र, इंदिरा केंद्र, क्या क्या करके हैं सारे, वो सारे इसमें आ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में। और यूपी जो है एक तो देखिए ये जो वाटर है इसमें रेनफॉल जो नहीं है, रेनफॉल जो लिख सकते हैं आप, मतलब कि रेनफॉल मानसून टाइप क्लाइमेट होती है, बट रेनफॉल जो है सफिशिएंट होती है कुछ इस एरियाज को छोड़ करके। तो ये एग्रीकल्चर फैक्टर्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर फैक्टर। एग्रीकल्चर के बाद हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नेचुरल फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में क्लाइमेट, सॉयल, वाटर क्या है यूपी का, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी के इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लिखा, तो बी वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल है उसमें पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज में देखते हैं, जैसे कि फाउना एंड फ्लोरा। क्या हो जाएगा इसमें? फाउना एंड फ्लोरा, जितने भी आपके पेड़ यानी कि फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ये सारे यूपी में एबंडेंट हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यूपी में, बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज हैं और वेटलैंड्स हैं यूपी में, रिवर्स खुद बहुत सारी फैली हुई हैं यहाँ से वहां तक। तो ये सारे फैक्टर्स किसमें आ जाएंगे? फाउना फ्लोरा में। बहुत सारे फाउना फ्लोरा रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेस्ट एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि सवाई ग्रास, उससे जो है कागज बनता है, पेपर बनता है, आपका सिल्क है, और सारे तरह के सिल्क यूपी में पाए जाते हैं, चाहे कि इरी, मोगा, मालबेरी, ठीक है, सारी चारों तरह की वैरायटीज जो है सिल्क यूपी में पाई जाती है और हार्वेस्ट भी होती है अलग अलग जगहों पे। उसके अलावा जो वुड है, वुड क्राफ्ट भी यूपी में बहुत ज्यादा एडवांस और वेल डेवलप्ड है। जैसे कि सहारनपुर में आपका वुड जो है फर्नीचर बहुत ज्यादा फेमस है, मेरठ में बेड बनता है, उसके अलावा आपका ढोलक बनता है, यहाँ पे क्या कहते हैं अमरोहा में, पीलीभीत में बांसुरी बनती है, लकड़ी के खिलौने बनारस में बनते हैं। ये सारे के सारे जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। फाउना फ्लोरा, वाइल्ड लाइफ जो है जैसे कि दुधवा पार्क है, कटनिया घाट है, आपका सुहेल देव रेंज है, और ये क्या कहते हैं अमनगढ़ है,
बहुत सारे मतलब कि बर्ड सेंचुरीज भी हैं, फिशरीज वगैरह की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये फाउना फ्लोरा लोगों की इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी हैं और इंडस्ट्रियल लोकल लोगों की इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए लाइवलीहुड में भी सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फॉरेस्ट बेस्ड जैसे कि बीडी वर्क है, तो यहाँ क्या कहते हैं जो ये बुंदेलखंड बघेलखंड का एरिया है, वहाँ पे जो है बीड़ी के लिए जो है तेंदुओं के पत्ते भी बहुत सारे लोग कलेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फाउना फ्लोरा से रिलेटेड है, जो यूपी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज देखिए, जो सदर्न यूपी है यानी कि बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ये पेनिनसुला का हिस्सा है या डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है या पेनिनसुला का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी तरह के जो है मिनरल्स एक तरह से मतलब इंडोर्ड हैं। तो सदर्न पार्ट्स ऑफ द यूपी इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ड्यू टू दैट रीजन इट passes variants of the mineral resources. Therefore, UP has the options for developing several types of the industries, just like the iron and steel industries, construction industries, cement industries, but it has not able to harvest these potential that endowed by the nature. उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पेनिनसुला का हिस्सा है, महाद्वीप का हिस्सा, उपमहाद्वीप का हिस्सा है, उपमहाद्वीप द्वीप का हिस्सा है। और इसमें बहुत तरह की मिनरल्स पाई जाती हैं, जैसे कि उसमें क्या कहते हैं लाइमस्टोन्स हो गया, कॉपर्स हो गया, और ये क्या कहते हैं बलुआ पत्थर है, या क्या कहते हैं कांच बालू है। ऐसे बहुत तरह की मिनरल है, जो कि पाइराइट्स है, बॉक्साइट्स है, बहुत तरह की मिनरल्स पाई जाती है सदर्न पार्ट्स में यूपी में। और वहाँ पे इंडस्ट्री के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट उस लेवल की अभी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं हो पाई हैं। तो ये मिनरल हो गया, ठीक है, जिसमें कि जैसे लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट्स हो गया, कॉपर्स हो गया, ठीक है, ये सब मिनरल्स हैं। इवन यूरेनियम भी है अवेलेबल ललितपुर में। तो ये सारे की सारी हो गई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, एनर्जी। एनर्जी यानी कि पावर। यूपी में हर तरह की एनर्जी के हार्वेस्ट करने की या जनरेशन की कैपेसिटी है, चाहे वो हाइडल हो, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो सोलर हो, क्योंकि ट्रॉपिकल स्टेट भी है। कुछ हाइडल प्लांट जो है यूपी में है, जैसे कि आपका अपर गंगा कैनाल जो है उस पर बहुत सारे स्मॉल हाइडल प्लांट्स हैं। उसके अलावा बेतवा नदी पे हाइडल प्लांट्स हैं, आपके यहाँ पे सोनभद्र में हाइडल प्लांट्स हैं। ऐसे थर्मल प्लांट्स कुछ एनटीपीसी वाले भी हैं, कुछ यूपी के गवर्नमेंट के भी हैं। जैसे कि अलीगढ़ में एक है, सबसे पुराना यूपी का थर्मल प्लांट्स है। उसके अलावा ऊंचाहार में एनटीपीसी का है, दादरी में भी एनटीपीसी का एक प्लांट्स है, औरैया में एनटीपीसी का एक प्लांट गैस का है। और उसके अलावा कानपुर के बनकी में जो है यूपी गवर्नमेंट का प्लांट है, थर्मल है, जो कि कोल बेस है। तो ऐसे पूरी यूपी में बहुत सारे जो है थर्मल प्लांट है। ओबरा, अनपरा, ये सब ओबरा अनपरा यहाँ पे है, क्या कहते हैं आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। परीक्षा डैम ये हाइडल है, ये झांसी में है, परीक्षा डैम हाइडल झांसी में है। तो ऐसे बहुत सारे हाइडल है, बहुत सारे जो है थर्मल है। जब हम इसको बारे में बात करेंगे डिटेल में तो एनर्जी आएगा, तो हमारा टॉपिक वहाँ डिस्कस होगा। न्यूक्लियर वाला जैसे आपका ये है, क्या कहते हैं बुलंदशहर वाला एक न्यूक्लियर प्लांट भी यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है। सोलर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज यूपी में। यूपी गवर्नमेंट ने, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लांट स्टार्ट किए हैं मिर्जापुर में, सोनभद्र में और बांदा वगैरह में। वहाँ सोलर पैनल वगैरह स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा सोलर सिटी वगैरह जैसे कि अयोध्या है, इस तरह को सोलर सिटी के नाम से सोलर पॉलिसीज भी लाई गई है 2022 की, कि इतना टारगेट, उसका हम उसमें डिटेल में बातें करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है, उसको हमने और बातें कर रहे डिटेल में। ये एनर्जी हो गया, और एनर्जी के बाद हमारा जो है अगला मैन्युफैक्चरिंग हम देख लेते हैं। तो सी के बाद डी नंबर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखते हैं तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है,
और इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी फैक्ट्रीज आ जाएंगी। और यूपी क्या है कि इंडस्ट्रियल हब है, एक तरह से कह सकते हैं। उन इंडस्ट्रियल हब में अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि सिस्टमेटिक अगर डिस्कशन किया जाए इसका, तो जैसे कि देखिए पहले नंबर पे हम रिफाइनरीज को ले लेते हैं यूपी में। नंबर 1 पे क्या है, रिफाइनरीज ले लेते हैं। रिफाइनरीज हैं, जैसे देखिए मथुरा में रिफाइनरी है, औरैया में रिफाइनरी है, ठीक है, ये सब रिफाइनरीज हैं यूपी के। उसके अलावा जो है जगदीशपुर, वहाँ पे कहाँ पे, वहाँ पे भी रिफाइनरी है। और इधर आंवला वाला कहाँ पे रिफाइनरी, बहुत सारे रिफाइनरीज यूपी में हैं। उसके अलावा जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स एक इंडस्ट्री है, वो भी यूपी में बहुत ज़्यादा है। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर अगर हम देखते हैं यूपी में, तो आपका आंवला में फर्टिलाइजर है, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे फूलपुर का जो है फर्टिलाइजर है, फूलपुर है। जगदीशपुर वगैरह जो है उस साइड में, अमेठी, वहाँ पे भी एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। गोरखपुर की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। उधर फिर सदर्न उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं। तो आज जैसे आंवला है, फूलपुर है, ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे मथुरा लिख सकते हैं हम जैसे, ठीक है, मथुरा, औरैया, औरैया, औरैया जो है मथुरा, औरैया। फर्टिलाइजर में हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका फूलपुर, फूलपुर, आंवला। और उसके अलावा जो है देखिए एमएसएमई वगैरह भी यूपी में वेल स्टैब्लिश है, वेल डेवलप्ड है, 3 नंबर पे, ठीक है। एमएसएमई एमएसएमई जो है यूपी में, पूरे यूपी में अराउंड 96 लाख जो है एमएसएमई है। पूरे इंडिया का लमसम यूपी में अप्रोक्सीमेटली 96 लाख जो है एमएसएमई यूनिट्स है यूपी में। हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूपी इज द लीडिंग वन, यूपी इज द लीडिंग वन। यूपी जो है टॉप में है, पहले नंबर पे है एमएसएमई के मामले में। लमसम 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी में ही हैं। उसके अलावा जो है देखिए जो मतलब कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स या कुछ है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में बात करें, तो हर सिटी का एक अलग यूनिक जो है प्रोडक्ट है। अगर वेस्ट यूपी से स्टार्ट किया जाए तो देखते हैं हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर के मामले में, जैसे कि सहारनपुर है, वहां पे लकड़ी है और वेट है, वहां की अपनी इंडस्ट्री है। उसके बाद मुजफ्फरनगर है, वहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री है। मुजफ्फरनगर में आपका जो है कागज की इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्रियां बहुत सारी हैं। और यूपी का जो है एपी सेंटर ऑफ द शुगर है, शुगर की फैक्ट्रियां हैं, और गुड़ बनाने में भी टॉप पे है वो पूरी इंडिया में, मुजफ्फरनगर। उसके अलावा मेरठ है, वहां भी जो है शुगर कैन की फैक्ट्रियां हैं, वहां भी कागज की भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं। लोकल जो ये कटलरीज वगैरह की बहुत सारी कैची वैची टाइप होती हैं। कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वुलन की इंडस्ट्री है, कंबल बनाने की, चादर बनाने की पूरे मेरठ में है। बेल्ट बनाने की इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स गुड्स की बहुत ज़्यादा फेमस है मेरठ। मेरठ से आगे निकलते हैं तो अलीगढ़ है, वहाँ का लौकी वनली है, वहाँ का ब्रेड बटर, मतलब कि जो ये टोस्ट ब्रेड टाइप बिस्कुट बेकरी आइटम्स कह सकते हैं, बेकरी आइटम ऑफ अलीगढ़ एंड लॉक अलीगढ़ का है। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल हब भी है, कल्चरल सेंटर भी अलीगढ़ है। उसके अलावा आगरा जाते हैं तो आगरा में भी बहुत वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैं। जैसे मान के चलिए कि जो स्मॉल जो मोनूमेंट्स टाइप चीज़ें होती हैं, जो उसका रिप्लिका होती है, जैसे ताजवाज महल वगैरह का, तो वो उसके बनाने की एक अलग आर्ट्स होती है। उसके अलावा जो फूड के आइटम बहुत सारे होते हैं, आलू का वो हब है, वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी है। आगरे का पेठा भी प्रसिद्ध है। आगरे में जो ये शूज़ वगैरह यानी कि जूता वूता भी, लेदर वर्क भी आगरा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कॉटन टेक्सटाइल, दरी, कालीन, लेदर, ये सब बहुत सारा आगरा में प्रसिद्ध है। कानपुर जा सकते हैं तो कानपुर जो है ये कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ यूपी कहलाया जाएगा। वहाँ पे क्या है, लेदर वर्क है, मेडिसिन है, ड्रग्स है, और उसके अलावा फर्टिलाइजर फैक्ट्री, और ये क्या कहते हैं अनपरा वाला जो ये जो है पनकी इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे पनकी में है। कॉटन टेक्सटाइल, और ये जो क्या कहते हैं ऑयल होते हैं, ये मतलब कि कार्बोनेटेड बेवरेज वगैरह, या मतलब कि जो ट्रांस फैट वाला जो वो होता है, जैसे कि
रुचि वाला गोल्ड, ठीक है, इस तरह के आइटम्स। तो वहाँ कानपुर में है। लखनऊ में जो है जैसे बच्चों के खिलौने हो गए, आपका लखनऊ की चिकनकारी हो गया, और लखनऊ में कुछ अचार उचार के भी आइटम्स बनते हैं। और वहाँ का जो रेवड़ी है, लखनऊ के भी बहुत सारे आइटम्स प्रसिद्ध हैं। एजुकेशन हब भी लखनऊ में है, कल्चरल सेंटर भी है, टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, और हिस्ट्रिकल प्लेसेस और पैलेसेस भी हैं। इस तरह से लखनऊ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है। फिर हम ईस्ट यूपी में जाते हैं तो बनारस हो गया, भदोही है, वहाँ का जैसे कालीन हो गया, बनारस का खिलौना हो गया। बनारस में ये जो ज्वेलरी वगैरह के लिए भी बनारस प्रसिद्ध है। और बनारस की साड़ी मऊ वगैरह में बनती है मेनली, मुबारकपुर वगैरह में। गोरखपुर का जो बेल्ट है वो मिट्टी के बर्तन वगैरह, आजमगढ़ में निज़ामाबाद जगह है वहाँ पे भी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, मूंछ और कांस वगैरह, ये जो अमेठी उमेठी का है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, इस तरह के जो बेल्ट हैं वहाँ पे भी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के लोकल हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर हम चले जाते हैं इस एरियाज़ में, क्या कहते हैं, मिर्ज़ापुर वगैरह, तो वहाँ पीतल के बर्तन है, दरी कालीन है। और जैसे कन्नौज में अतर है, बिजनौर में अतर है, गाज़ीपुर में भी अतर बनता है, ठीक है। इस तरह से यूपी के अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं। उन इंडस्ट्रियल क्लस्टर को हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जितने भी यूपी में मैंने गिनाए हैं उतना, उनमें से अगर 1/3 भी लिख दिया जाए तो भी बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट उसके अलावा जो है, ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर के अलावा कुछ जो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फेमस इंडस्ट्रीज़ अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो उन इंडस्ट्रीज़ में जैसे देखिए, मान के चलिए फर्स्ट नंबर पे हमने लिख दिया यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में एक अभी स्कीम चलाई गई जो है, पीएम मित्रा पार्क बनाई जाएगी यूपी और हरदोई के बीच में। क्या बनाया जाएगा? पीएम मित्रा पार्क यूपी में, ठीक है, पीएम मित्रा पार्क, मित्रा पार्क। ये यूपी और मतलब कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बीच में एरिया अलॉट किया गया है पीएम मित्रा पार्क के लिए। टेक्सटाइल के मामले में देखते हैं तो नंबर 1 पे जो है कानपुर में भी टेक्सटाइल है, लखनऊ में भी है, और ये जो आपका मुबारकपुर, मऊ, बनारस, ये सारे के सारे जो है टेक्सटाइल हैं। कानपुर में जो है मेनली जो है लाल इमली करके एक कंपनी थी, वहाँ पे वूलन टेक्सटाइल स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने, वो सबसे ज़्यादा मतलब हिस्ट्रिकल पैलेस है, एक तरह से हिस्ट्री का है। इसके अलावा टेक्सटाइल में जाएंगे तो ये यहाँ पे जो पिलखुआ है, गाज़ियाबाद से जैसे बाहर निकलेंगे तो पिलखुआ हो गया, मेरठ का इटसेल्फ हो गया खुद ही, और ये बरेली वरेली है, वहाँ पे जरी जरदोजी वगैरह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से टेक्सटाइल के मामले में भी यूपी बहुत आगे। अलीगढ़ में भी, आगरा में भी बहुत सारी मिल हैं कॉटन की, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह की बहुत सारी मिल हैं। और यूपी में बहुत से, यानी कि जो बुंदेलखंड बेल्ट है और आपका रुहेलखंड, रुहेलखंड का मतलब कि जो है अपर गंगा, अकर गंगा, गंगा द्वाब, यानी कि जो मेरठ है उसके सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जो कॉटन पर उगाया जाता है। उसके अलावा जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में कॉटन उगाया जाता है। तो वो कॉटन जो है रॉ मटेरियल के लिए भी हमारे पास सप्लाई भी अवेलेबल होता है लोकल। ऐसे हापुड़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, फैज़ाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, इन सब जगहों पे फूल उगाए जाते हैं। वो फूल जो है रिलीजियस है, यानी डिवोशन के लिए भी काम आता है, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं मन्नत मानते हैं, या तो फिर उन फूल से जो है परफ्यूम बनाया जाता है, अतर बनाया जाता है कन्नौज वगैरह में। तो अलग अलग मतलब कि पूरा एक तरह से बहुत सारे हब हैं, बहुत सारे वो हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हैंडीक्राफ्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट है, मोर देन जो है 27 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन है यूपी में, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख लिख सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा, 25 लाख आर्टिसन, आर्टिसन यानी कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग 25 लाख या उससे ज्यादा हैं यूपी में। उसके अलावा जो है ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह में ये भी आ जाएगा, जैसे मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और अलग अलग जगहों की अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी मतलब कि वेल डेवलप है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये डी हो गया। डी के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा। अगला हम पॉइंट लिख देते हैं यूपी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा। तो ई नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हम बातें कर लें क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयर जो है ट्रांसपोर्ट या एयरपोर्ट्स की बारे में बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट या एयरपोर्ट जो है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है या एयरवेज वगैरह, तो वो सबसे ज़्यादा यूपी में डेवलप्ड है। और एयर कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट है यूपी में। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल बोथ ऑपरेशनल। कितने हैं इस टाइम यूपी में? अप्रोक्सीमेटली 16 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। इसी 16 में ये 5 भी इंक्लूड है, इंटरनेशनल वाले भी। इंटरनेशनल में जैसे मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, कुशीनगर हो गया, और एक ये ग्रेटर नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रेटर नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनसे हमारे पास जो सेवाएं हैं, एयर कनेक्टिविटी है, वो आपका गल्फ कंट्रीज में मेनली, जैसे कि मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, और आपका इधर साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में कनेक्टिविटी बहुत आसानी से, अब बहुत ज़्यादा फ्लाइटें उड़ती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका एयरपोर्ट हो गया। रेलवे में जो है 8,949 किलोमीटर लेंथ का रेलवे है यूपी में। 8,949 किलोमीटर का जो है रेलवे ट्रैक फैला हुआ है। 5 जो है रेलवे जोन, 5 रेलवे जोन के ट्रैक्स यूपी में पाए जाते हैं। 2 तो रेलवे जोन का सेंटर भी है। एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है इलाहाबाद प्रयागराज में है, एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का सेंटर गोरखपुर में है। तो 2 जो है रेलवे जोन का सेंटर भी यूपी में है, और टोटल इसके जो ट्रैक हैं 5 रेलवे जोन के ट्रैक्स यूपी से गुजरते हैं। 8,949 किलोमीटर तक लमसम रेलवे फैला हुआ है यूपी में। और इंडिया का एक तरह से कह देते हैं कि लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है? यूपी में ही है। तो यूपी का इंडिया का सबसे जो है लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, कहाँ पे है? यूपी में है। उसके अलावा देखिए, ये आ जाइए इस पे, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड के बारे में भी यूपी जो है टॉप पे है। लार्जेस्ट जो है रोड नेटवर्क है इंडिया में। हम वैसे महाराष्ट्र पढ़ते हैं, लेकिन लार्जेस्ट लिखिए आप। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, रोड नेटवर्क इन इंडिया। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर जो है एक्सपेंशन है रोड का इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर रोड का लेंथ जो है यूपी में है। 4 लाख किलोमीटर रोड का लेंथ यूपी में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सप्रेसवे वगैरह। यूपी में जो है एक्सप्रेसवे कितने हैं? एक्सप्रेसवे, इसी रोड का ही लेकिन अलग पॉइंट दे देते हैं। एक्सप्रेसवे चाहे वो मतलब कि एग्जिस्टिंग हो या अपकमिंग हो, बहुत 13 है। कितने हैं? एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग। अपकमिंग का मतलब कि जो अभी फंक्शन में नहीं आए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसे। और जो अभी फंक्शन में आ चुके हैं वो तो टोटल मिलाकर के 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे यूपी में। 2025-26 के बजट में 4 जो है एक्सप्रेस वे अनाउंस हुए थे। कितने हुए थे? अनाउंसमेंट किया गया था 2025-26, इस साल के बजट में 4 एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लॉजिस्टिक हब जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लॉजिस्टिक हब और एक्सप्रेसवे जो है वो हो गया। अच्छा, उसके अलावा देखिए यूपी जो है ये क्या कहते हैं, मुंबई से लेकर के जो मतलब कि ये एक जो ये कनेक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है, उसका नाम है आपका, जो दादरी से हो करके गुजरती है और जवाहरलाल नेहरू में तक जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उसका नाम क्या है आपका कनेक्टिविटी का जो है, देखिए हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5वें के बाद 6ठे नंबर पे। हाँ, ये जो है AMIC और ये आपका AKIC। देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, दिल्ली ये वाला हो जाएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना कैचमेंट एरिया यूपी में पड़ता है? कैचमेंट एरिया इन यूपी 15% पड़ता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कैचमेंट का एरिया यूपी में 15% पड़ता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया ये दादरी से स्टार्ट होकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये जाता है। ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका कैचमेंट एरिया यूपी में कितना पड़ता है? 57% अप्रोक्सीमेट 57% एरिया कैचमेंट एरिया मतलब कि जो इससे कनेक्टिविटी वाले जहां से गुजरता है और उसके सराउंडिंग एरिया जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, वो एरियाज अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 57% यूपी में गुजरेगा या यूपी के वो एरियाज शामिल रहेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, इंटरसेक्शन ऑफ डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर। तो इंटरसेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर, ये कहां पे है? दादरी ग्रेटर नोएडा में। दादरी ग्रेटर नोएडा में या ग्रेटर नोएडा से ही ये दोनों आपस में क्रॉस होके जाएंगे, वहां पे आके मिलेंगे, इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये, हाँ, लॉजिस्टिक हब जो है यूपी में बहुत सारा है। तो ये 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर क्या हो जाएगा? लॉजिस्टिक हब। जो लॉजिस्टिक हब यूपी में है उसमें देखते हैं हम, देखिए एक तो जो है दादरी में है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहां पे है? दादरी में बनाया जा रहा है। दूसरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है आपका ये बुराकी में। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये कहां बनेगा? बुराकी में, या बदारकी या बुराकी करके है, बुराकी। ये भी ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है, एक्चुअल में ग्रेटर नोएडा का ही एक कोई जगह है, वहां पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। मल्टी मॉडल जो है ट्रांसपोर्ट जो है एक वाराणसी में भी बन रहा है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है एक वाराणसी में भी बन रहा है। ये इस तरह से बहुत सारे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बनाए जा रहे हैं यूपी में। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी जनरेट की जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ई के बाद एफ है, या इसी में लिख देते हैं, चलिए 6 के बाद 7वें नंबर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि अलीगढ़ आगरा से होते हुए वहां बुंदेलखंड वगैरह तक जाएगा, चित्रकूट वगैरह तक, ये डिफेंस। और चित्रकूट वगैरह में उधर बुंदेलखंड में कुछ जगहों पे मतलब कि आम अम्यूनिशन के लिए जो है प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जा रही है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहां बनेगी? लखनऊ में बनेगी।
नेक्स्ट क्या है, डाटा सेंटर बनेगा एक, ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा। डाटा सेंटर जो है पॉलिसी के अंतर्गत, डाटा सेंटर कहां बनेगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। डाटा सेंटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। उसके अलावा जो है, इनके अलावा ये जो हमने मेंशंस की सारी के सारे पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इनके अलावा अगला पॉइंट है, यूपी के पास एक पोटेंशियल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है टूरिज्म से रिलेटेड। ये ई हो गया हमारा। ई के बाद जो हमारे पास आएगा टूरिज्म। क्या आएगा, टूरिज्म। यूपी एक ऐसा सिंगल स्टेट है जिसके पास हर तरह की टूरिज्म की पोटेंशियल्स हैं और वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। यह अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट उतना सक्सेस नहीं है उनको पोटेंशियल को हार्वेस्ट करने में। इसका टैग लाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ठीक है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसका टैग लाइन है इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे यूपी गवर्नमेंट का जो टूरिज्म है तो ई के बाद एफ नंबर आ जाएगा, टूरिज्म। टूरिज्म, यूपी का जो टूरिज्म है इसमें हर तरह के टूरिज्म है। जैसे कि मान के चलिए कि मोनूमेंट्स एंड हिस्ट्री से रिलेटेड, मोनूमेंट्स एंड हिस्ट्रिकल पैलेसेस। उसके अलावा जो है टूरिज्म जो है यूपी की अगर हम बात करते हैं तो ये मोनूमेंट एंड हिस्ट्रिकल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है यहां पे लिख सकते हैं हम जो है मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म। क्या है, इको टूरिज्म। मोनूमेंटल और जो हिस्ट्रिकल पैलेसेस हैं यूपी में, अगर हम एंशिएंट इंडिया से देखते हैं तो वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स के बहुत सारे साइट्स हैं उस टाइम से ही जो कि यूपी में है। जैसे मान के चलिए महाभारत की बहुत सारी साइट्स, आपकी पुराणों में मेंशन बहुत सारे ऐसे साइट जो कि बनारस में, अयोध्या में और प्रयागराज में पाई जाती हैं। तो ये मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बौद्ध धर्म की बहुत सारी साइटें यूपी में हैं, जैसे कि आपका पिपरावा हो गया, लुम्बिनी है, ये तो नेपाल में पड़ गया इस टाइम, और उसके अलावा जो है ये श्रावस्ती हो गया, और बहुत सारी साइटें यूपी की हैं। नेक्स्ट पहले नंबर पे मोनूमेंट्स देख लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे आगरा, पहले नंबर पे आगरा, और उसके सराउंडिंग एरियाज के जितने भी मोनूमेंट्स हैं, लखनऊ एंड अवध, अवध आर्किटेक्ट जो है इसी में अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो है आगरा हो गया, अवध हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे जो है एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिखरे हुए टूटे हुए पुराने जमाने, जैसे कि जौनपुर में शकी जो डायनेस्टी थी उसकी भी मतलब कुछ मोनूमेंट्स आज भी हैं, टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, जैसे लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद है, और उसके अलावा बानों का मकबरा या कौन सी थी वो फैज़ाबाद अयोध्या में आज भी मौजूद है उनका। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो नोएडा, जो कि फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं ये। उसके अलावा जो है मेरठ है, लखनऊ है, इवन की जो है सराउंडिंग स्टेट जैसे उत्तराखंड और बिहार तक के लोग लखनऊ में आकर के इलाज कराते हैं या मेरठ में आके इलाज कराते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की बात अगर हम करें तो जैसे देखिए वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, कुशीनगर, श्रावस्ती, ठीक है। और आपका उसके अलावा कुछ पीर मज़ार बाबा का भी साइट्स है, वो रिलीजियस टूरिज्म में आ जाएगा। हर साल मेले लगते हैं, हर साल लोग कलेक्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपका वारिसली शाह का जो है बाराबंकी में देवा शरीफ है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे लोग मेला लगते हैं। देखिए टूरिज्म, ये नेशनल पार्क, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि आपका मान के चलिए कि कटरनिया घाट, सोहेल दो,
सुहेल देव, सोहरी बरगवा, अमनगढ़, सोहरी बरगवा, अमनगढ़, और इसके अलावा रामसर साइट है, रामसर साइट है, और बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं। ये सारे के सारे जो है यूपी में बहुत सारे ऐसे इको टूरिज्म के भी ऑप्शंस हैं। अब यहीं से हम अपना लेक्चर जो है विराम देंगे। बस हमें एक कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। इकोनॉमिक जो है यूपी की इकोनॉमी को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं उससे रिलेटेड भी बातें कर लें। उसके बाद हमारे पास अगला जो होगा वो हम अगले में ही यहीं से बातें करेंगे, चैलेंजेस ऑफ यूपीज इकोनॉमी। और एक क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में पूछा गया था। यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन था मुझे लगता है ये था कि यूपी के गवर्नमेंट के जो रिवेन्यूज हैं उसमें क्या क्या चैलेंज हैं, रिवेन्यू कलेक्शन में यूपी गवर्नमेंट को क्या क्या समस्याएं आती हैं। एक सवाल ये था, तो उसको भी हम इसके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और चैलेंजेस और उन सबका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बातें हम इसके बाद वाली क्लास में कर लेते हैं। हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।